हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे तथा आंसर राइटिंग के बेस्ट मेथड को जानेंगे। हमने पेपर 1 में यूनिट 6 को स्टार्ट किया है जो कि हेल्थ एजुकेशन है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द क्वेश्चन इज, आप अपने विद्यालय में बालकों की सामान्य दुर्घटनाओं की चिकित्सा हेतु किस साज सज्जा का प्रयोग करेंगे तथा उनका संगठन किस प्रकार करेंगे। वैसे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो कि 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राथमिक चिकित्सा। अब हम विस्तार से जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का शिक्षालय तथा बाह्य दोनों ही जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षालय में बहुधा ऐसी सामान्य दुर्घटनाएं होती हैं जिनके उपचार के लिए ठीक समय पर डॉक्टरी इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। उस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा हमारे लिए बहुत सहायक है। इसके द्वारा आहत व्यक्ति को डॉक्टर के यहाँ पहुँचाने तक छोटी छोटी दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। शिक्षालय में ऐसी सामान्य दुर्घटनाएं होती हैं, एग्जाम्पल के लिए खेल के मैदान में मोच, हड्डी उतर जाना, अस्थि भंग हो जाना, प्रयोगशाला में जल जाना, झुलस जाना आदि। इस कारण शिक्षकों तथा छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम प्राथमिक चिकित्सा के संगठन एवं साज सज्जा का अध्ययन करेंगे। तब सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक चिकित्सा का संगठन एवं साज सज्जा। वैसे इन सामान्य दुर्घटनाओं से आहत छात्रों के उपचार के लिए शिक्षालय में प्राथमिक चिकित्सा विभाग स्थापित किया जाए तथा उसका अध्यक्ष एक योग्य एवं जानकार शिक्षक को बनाया जाए। सप्ताह में कम से कम 2 पीरियड इसका ज्ञान प्रदान करने के लिए निश्चित किए जाएं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए निम्न साज सज्जा को मंगाकर विभाग में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, कुछ तिकोने आकार की पट्टियाँ। नंबर 2, कुछ विभिन्न चौड़ाई की पट्टियाँ। नंबर 3, कुछ खपच्चियाँ। नंबर 4, झोली बनाने के लिए कपड़ा। नंबर 5, कैंची। नंबर 6, स्वच्छ रुई। नंबर 7, पिन और ब्रश। नंबर 8, विभिन्न प्रकार के पैड्स। नंबर 9, फीता, सुई और चिमटियाँ। नंबर 10, साधारण नमक। नंबर 11, चम्मच। नंबर 12, टिंचर। नंबर 13, जैतून का तेल। नंबर 14, दवा पिलाने वाला छोटा गिलास। नंबर 15, सोडा बाइकार्ब। नंबर 16, सिरका तथा सॉल वोलेटाइल। नंबर 17, कंबल तथा छड़ी। अब हम विभिन्न अवसरों पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन करेंगे। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालिए विभिन्न अवसरों पर प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता किस समय तथा किस रूप में अनुभव होगी, इसके लिए पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम बेहोशी के बारे में जानेंगे और इसके लक्षण क्या हैं, इनका उपचार कैसे किया जाता है। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेहोशी या अचेतना अनकॉन्शसनेस का सामान्य कारण है। इसका प्रमुख कारण हृदय के ठीक प्रकार से कार्य न करने पर मस्तिष्क में रक्त की कमी है। बेहोशी की अवस्था असाधारण खुशी या दुख, भय, पीड़ा, रक्तस्राव आदि में उत्पन्न हो जाती है। बेहोशी के लक्षण क्या क्या हैं? बेहोशी का पहला लक्षण है चेहरे का पीला पड़ जाना, बेचैनी का अनुभव होना, माथे पर पसीना आना, नाड़ी की गति धीमी होना। बेहोशी का उपचार क्या है? सबसे पहले शुद्ध तथा स्वच्छ वायु प्रदान की जाए। नंबर 2, मुख पर ठंडे पानी के छींटे दिए जाएं। नंबर 3, नौसादर और चूना मिलाकर सुंघाया जाए। नंबर 4, गर्दन तथा वक्ष के कपड़ों, चुस्त कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। नंबर 5, सिर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए व्यक्ति को भूमि पर चित्त लिटाया जाए तथा पैरों को ऊपर की ओर उठाना चाहिए। अब हम कपड़ों में आग लगने के उपचार के बारे में जानेंगे। व्यक्ति को इधर उधर भागना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आग को प्रज्वलित करने में वायु द्वारा सहायता मिलती है। उस समय व्यक्ति को कंबल या दरी द्वारा ढांप देना चाहिए जिससे आग को वायु प्राप्त न हो सके। उस समय पानी नहीं डालना चाहिए। अब हम सांप के काटने का उपचार जानेंगे। तो नंबर 3 आपको हेडिंग डालनी है सांप के काटने पर। सांप के काटने पर व्यक्ति के उस भाग को ऊपर कसकर बंद लगा देना चाहिए जहां उसको सांप ने काटा है। इससे उसका विष समस्त शरीर में नहीं फैल पाएगा। इसके बाद तेज चाकू से उस स्थान को खुरच देना चाहिए जहां सांप के दांत लगे हैं। खुरचे हुए स्थान पर लाल दवा डाल देनी चाहिए या कार्बोलिक एसिड के 1:20 के घोल को छिड़क देना चाहिए। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए भैंस का शुद्ध घी, काली मिर्च पिलाना चाहिए। होश न आने पर ABC रूल अपनाएं, जहां A का अर्थ एयरवे, B का अर्थ ब्रीदिंग और C का अर्थ सर्कुलेशन है।
अब हम बिजली का धक्का लगने के उपचार के बारे में जानेंगे। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालिए बिजली का धक्का। बिजली से धक्का लगने पर तुरंत ही व्यक्ति को लिटा देना चाहिए। व्यक्ति के शरीर को गर्म रखा जाए। इसके अतिरिक्त उसे गर्म वस्तु, दूध या चाय पीने को दी जाए। नंबर 5, अब हम हड्डी के उतर जाने के उपचार को जानेंगे। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालिए हड्डी का उतर जाना, डिसलोकेशन। प्रायः चोट या धक्के के झटके से हड्डियां अपना स्थान छोड़ देती हैं। इसे ही हड्डी उतरना कहते हैं। प्रायः टखने, घुटने, कंधे तथा कोहने की हड्डियां उतर जाती हैं। हड्डी के उतर जाने के जो लक्षण हैं वो निम्न हैं। नंबर 1, जोड़ में पीड़ा का अनुभव होना। नंबर 2, सूजन का आ जाना। नंबर 3, अंग का विकृत होना। नंबर 4, अंग में कार्य करने की शक्ति का न रहना। अब हम हड्डी के उतर जाने के उपचार के बारे में जानेंगे। तो अंग के जोड़ के उतर जाने पर उसके स्थान के वस्त्र को सावधानी से उतार देना चाहिए। रोगी को आरामावस्था में लिटा दें। उस जोड़ पर ठंडे पानी में भीगा कपड़ा रखा जाए। रोगी को गर्म दूध या चाय दी जाए। इसके बाद हम जलने तथा झुलसने के प्राथमिक उपचार के बारे में जानेंगे। तब आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है जलना तथा झुलसना। बर्न्स एंड स्कैर्स। आग, अम्ल, क्षार या बिजली की धारा से पीड़ित होने को जलना कहते हैं। इन कारणों की सूखी गर्मी से चर्म जल जाती है, परंतु भाप, उबलते पानी या दूध, तेल या घी आदि त्वचा झुलस जाती है। झुलसने की स्थिति में कभी कभी फफोले भी पड़ जाते हैं। जलने तथा झुलसने के जो लक्षण हैं वे हैं नंबर 1, त्वचा का लाल हो जाना। नंबर 2, फफोले पड़ जाना। नंबर 3, तंतुओं का नष्ट हो जाना। नंबर 4, असह्य पीड़ा का अनुभव होना। जलने तथा झुलसने का जो उपचार है वह है नंबर 1, क्षार से जलने पर जले हुए भाग को पानी से धोया जाए। इसके बाद अम्ल के घोल में रुई के फाये को भिगोकर जले हुए स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 2, अम्ल से जलने पर जले हुए भाग को ठंडे पानी से धो देना चाहिए तथा इसके बाद क्षार के घोल में फाया भिगोकर जले हुए भाग पर लगाना चाहिए। नंबर 3, फफोलों को कभी फोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 4, घाव पर बर्नौल या बोरिक मलहम लगाना चाहिए। इसके बाद हम रक्तस्राव के उपचार के बारे में जानेंगे। रक्तस्राव, ब्लीडिंग। रक्तस्राव का प्रमुख कारण रक्त नलिका का घायल हो जाना है। इसका उपचार ब्लीडिंग के टाइप्स पर निर्भर करता है। ब्लीडिंग 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, केशकीय रक्तस्राव, कैपिलरी ब्लीडिंग। नंबर 2, धमनीय रक्तस्राव, अर्टेरियल ब्लीडिंग। नंबर 3, सिरा से रक्तस्राव, वीनस ब्लीडिंग। नंबर 4, नाक से रक्तस्राव, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। अब हम सबसे पहले केशकीय रक्तस्राव तथा उसके उपचार के बारे में जानेंगे। यह बहुत साधारण रूप का रक्तस्राव होता है। इसमें बहुत धीरे धीरे कोशिका से खून बहता है। यह रक्त लाल रंग का है। और केशकीय रक्तस्राव का जो उपचार है वह है नंबर 1, खून निकलने वाले अंग को ठंडे पानी में डुबोना चाहिए। नंबर 2, उस स्थान पर ठंडे पानी में भिगोकर शीघ्र पट्टी बांध देनी चाहिए। अब हम धमनीय रक्तस्राव के बारे में जानेंगे। इसका खून चमकीला लाल तथा शुद्ध होता है। यह बुलबुलों के साथ निकलता है। इसकी गति बहुत तेज होती है। धमनीय रक्तस्राव का जो उपचार है वह यह है। नंबर 1, घाव पर दबाव डाला जाए जिससे खून का बहना बंद हो सके। नंबर 2, यदि हल्का घाव हो तो उस पर मजबूती के साथ कपड़ा रखने से खून के बहाव को रोका जा सकता है। नंबर 3, यदि घाव गंभीर है तो घाव पर दिल की ओर अंगूठे के द्वारा दबाव डाला जाए। अब हम सिरा से रक्तस्राव के उपचार के बारे में जानेंगे। इससे निकलने वाला खून नीलापन लिए हुए गहरे लाल रंग का होता है। यह तेजी के साथ एक बंधी धार के रूप में निकलता है। सिरा से रक्तस्राव का जो उपचार है वह इस प्रकार है। घाव पर ठंडे पानी में कपड़े को भिगोकर रखना चाहिए। नंबर 2, घायल अंग को नीचे की ओर रखना चाहिए। अब हम नाक से रक्तस्राव के बारे में जानेंगे। नाक से रक्तस्राव नाक में फोड़ा, फुंसी, जोर से छींकने या प्रत्यक्ष रूप से नाक में चोट लगने से हो जाता है। नाक से रक्तस्राव का जो उपचार है वह इस प्रकार है। नंबर 1, गर्दन तथा वक्ष के कपड़े ढीले कर देने चाहिए। नंबर 2, पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रखा जाए। नंबर 3, नाक की हड्डी पर ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर रखा जाए। नंबर 4, सांस मुंह से लेने देनी चाहिए। नंबर 4, सांस मुंह से लेने दी जाए।
आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इससे निसंदेह आप 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। इफ़ यू like this video then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.